और जब सुई सदरन गैस वालों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, ये तो चार्जेस हैं, बस आपको देने पड़ेंगे। अब क्या करें, हुकूमत एक ऐसी जगह पर बैठी हुई है जिसने कीमतें बढ़ाकर यूटिलिटीज़ चीज़ों की, उन चीज़ों की जो आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत, दालों की कीमत, आप बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत, सांस लेने की कीमत, सांस बाहर निकालने की कीमत। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सांस लेने पे टैक्स लग जाएगा। आपको सोच समझ कर सांस लेना होगा, ये कोटा मुकर्रर कर देंगे। हाँ, आपने जो है ना वो जो आपको अब तक जितने सांस अलाट किए गए थे उस हिसाब से नहीं, जब कुदरत ने दिए थे वो नहीं, अब हमारे हिसाब से सांस लेंगे, ये कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बुरे हालात हैं। अब आप सोच नहीं सकते कि कितने बुरे हालात हैं इस मुल्क के अंदर। जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनकी इकनॉमी भी इतनी, यानी अफगानिस्तान की इकनॉमी इससे बेहतर है यार, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जो मुल्क 40 साल से जंग में पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हालात रहे हैं, जहाँ दहशतगर्दी रही है, और आप जो हैं आपके यहाँ कोई इस तरह का मसला, अब आपने 2 बड़े ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ज़रब रद्दुल फसाद करके आपने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अब आपके पास आगे बढ़ने के लिए मौके ही मौके थे। आप जाकर कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। बिजली के बिल्स भी तो जलाए थे जब जलाए जी, जलसा आम में खड़े होकर आप यूटिलिटी बिल जला रहे थे। अब आप लोगों के ऊपर मुसलत करते जा रहे हैं। आप कहते थे जब डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने लोगों के ऊपर इतना खरब का कर्ज लगा दिया है। अब वो आपके दौर में रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में बेतौकीर होकर रह गया है। अब कोई उसकी इज्जत नहीं रही है। आप देखें कितने में आपको मिल रहा था पिछले दौर में, जो आपको पाउंड मिल रहा था 140, 125, 126 का भी मिल रहा था, अब 220 का या 223 का या 220 का, इस तरह से आपको पाउंड के रेट हैं। इसी तरह से आपको डॉलर के रेट जो हैं वो पड़ रहे हैं। इस हुकूमत ने इस मुल्क के मईशत का कबाड़ा निकाल दिया है। और खान साहब ये भी तो कहा करते थे ना कि मुल्क अब एक बात होती है कि जनाब जो टेरर फाइनेंसिंग की जो है वो सहूलतकार होते हैं उनको पकड़ें, और जो इस चीज़ के सहूलतकार हैं उनको पकड़ें, जो जुर्म के सहूलतकार हैं अल्लाह के वास्ते जो नाअहल हुकूमत के सहूलतकार हैं उनको भी तो कुछ कहें यार। अल्लाह के आप कहा करते थे कि मुल्क में महंगाई उस वक्त होती है जब जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हों, तो फिर अभी क्यों इतनी महंगाई है? नहीं, ये तो उनको कही हुई बातें याद दिलाएंगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे और कहेंगे यार ये कैसे, किस ज़माने के लोग हैं ये, इनको ये टर्न तो लिया जा सकता ना। वो ये कहते हैं वो उसको अपनी शरीयत समझते हैं। वो समझते हैं कि सियासत के उसको सियासतदान नहीं समझते जो यू टर्न ना लेता हो, लेते हैं। चलिए लगाई साहब इससे कुछ बात कर लेते हैं। नाज़रीन, भारत में किसानों का एहतजाज तो जारी है और इस हवाले से बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। सिख फौजियों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। उनके तासुरात क्या हैं अपनी हुकूमत को लेकर, वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। वो अल्फाज हैं, ये वो बातें हैं जो कि सिख फौजियों की जानिब से की जा रही हैं। मतलब कुछ अल्फाज तो ऐसे थे जो कि टीवी पर सुनाए भी नहीं जा सकते थे, बीप लगानी पड़ी। लगारी साहब, ये इतनी बेचैनी इन सिख फौजियों में पाई जाती है अपनी हुकूमत के खिलाफ, मोदी सरकार को ये सब नजर नहीं आता? ये सिख फौजी हैं, ये हरियाणा के फौजी हैं, ये यूपी के फौजी हैं, ये गुजरात के फौजी हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों के फौजी हैं। अब अगर फ़ौज इस तरह से कैमरे के सामने आकर बात करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क, यानी इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारा नहीं, अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज रखे। हाँ, ये जो इंडिया है ये खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है और वो खाना जंगी जो है वो इंडिया के बखिए उजाड़ के रख देगी, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। बहुत काश इस वक्त हमारे यहाँ एक डिलीवरिंग गवर्नमेंट होती, काश इस वक्त हमारे यहाँ एक ऐसी हुकूमत होती जो इस पूरी की पूरी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए कश्मीर का मसला हल फ़ायदा कैसे उठाते? भाई ऐसी सूरत हाल बन रही है, लोग अब तो अलहदगी की तारीखें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी ना। जो शुमाल मशरक़ की रियासतें वहाँ अलहदगी की तारीखें ज़ोर पकड़ रही हैं। भाई ऐसा भी होता रहा है, वो ये तो अच्छे हालात होते थे जब ऐसा होता था कि रेलगाड़ियाँ गायब हो जाती थी। अब तो पता नहीं क्या क्या गायब हो जाता होगा। ये जो आसाम के अंदर बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, फिर उसके बाद जो नक्सल बाड़ी मूवमेंट चल रही थी, जिस तरह से ये जो 6 रियासतें हैं जिनको इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की सेंटर की, इंडिया के सेंटर की, वो सारी की सारी अलहदगी की तरफ चली जाएंगी और ईस्ट की जो बड़ी रियासतें हैं वो सारी की सारी अलहदगी की तरफ चली जाएंगी। इंडिया बिल्कुल बिखर रहा है। ये हालत आपने देखी है, ये तो हैरान कुन हालत है कि
फौज के अफसर, ये नहीं इतने मेडल लगे हुए हैं, वो सारे के सारे बात कर रहे हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इनकलाब करवट ले रहा है इंडिया के अंदर। एक मूवमेंट है जो किसानों की है, एक वहाँ पर अलहदगी की तारीखें हैं, एक वहाँ पर फ़ौज के अंदर बगावत है। तो ये सारी सूरत हाल तो इंडिया को, मुझे लगता है कि इंडिया तो तहस नहस हो जाए। तो आप ये समझते हैं हमारी कोई सेंसिबल गवर्नमेंट होती तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो सकता था? ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली हल हो सकता था। जो सूरत हाल पैदा हुई थी लेट 80s में, और जिस तरह से उस वक्त लगता था कि ये मसला थोड़ी देर और चला तो ये हल हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी होती है कि हुकूमतों को चलता करें। जो अवाम की मुंतखब हुकूमतें होती हैं, जो रियल वोट के साथ आती हैं, वो घपले के बावजूद भी हुकूमतें वो जो हैं हुकूमतें बन जाती हैं। उनको गिराने की जल्दी होती है, इसलिए वो लगा के वो सारे का सारा किया कराया जो उस पर पानी फिर गया। जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साथ लेकर गई थी मीर वाइस को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जाकर उनकी निशस्त रखवाई थी, तो लग रहा था ना कि कश्मीर एक मेन इशू बनकर रह गया है। अब तो आपके वहाँ से करारदादें मुश्किल से पास होती हैं इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम से, आपके हक़ में तो बात ही बहुत मुश्किल से होती है। तो अब आपके जो वो सरपरस्त थे वो तो सारे इंडिया की तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखते नहीं हैं। ये पहली दफ़ा इस दौरे हुकूमत में ये काम भी हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट में आपके सबसे बड़े सपोर्टर थे, जिनके साथ आप खड़े हुए थे, वो जो हैं अब वो आपकी तरफ कम, इंडिया की तरफ ज़्यादा देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।